वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग जो कविता पढ़ने जा रहे हैं वह है मेरे पथ में न विराम रहा। इस कविता के लेखक है जानकी वल्लभ शास्त्री। तो उनके बारे में जीवन परिचय पहले जान लेते हैं। तो उनका पूरा नाम था जानकी वल्लभ शास्त्री। जन्म उनका 5 फरवरी 1916 को हुआ था। 5 फरवरी 1916 को जन्मभूमि उनका गया जिला के बिहार राज्य में हुआ था। गया में 5 जनवरी 1916 को जन्म हुआ था जानकी वल्लभ शास्त्री जी का। उनका मृत्यु 7 अप्रैल 2011 में मुजफ्फरपुर जिला के बिहार राज्य में उनका मृत्यु हो गया था। 5 जनवरी 1916 में जन्म हुआ था और 7 अप्रैल 2011 में उनका मृत्यु हो गई थी। तो उनके बारे में ये कुछ जहाँ उनके पिताजी का नाम था रामानुग्रह शर्मा। पत्नी का नाम छाया देवी। उनका कर्म भूमि तो जानते हैं या भारत देश था। वे पूरे भारत में अपनी लेखनी से प्रसिद्धि पाई और कर्म क्षेत्र साहित्य था। ये तो जनरल बात है। मेन है उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, मृत्यु कब हुआ था और मुख्य रचना बस थोड़ा पता कर लेना कि राधा, काकली, कालिदास आदि ये सभी उनकी मुख्य रचनाएं थी। राधा, काकली, कालिदास ये रचनाएं। भाषा उनका जानते हैं वे हिंदी के ही लेखक थे। पुरस्कार या उपाधि देख लेते तो राजेंद्र शेखर पुरस्कार, भारती पुरस्कार, शिव पूजन सहाय पुरस्कार। तो राजेंद्र शेखर पुरस्कार और शिव सहाय पूजन पुरस्कार, भारती पुरस्कार। उनकी प्रसिद्धि कवि और लेखक के रूप में थी। नागरिकता जानते हैं ये भारतीय ही है। उनके बाद उन्होंने गीत भी लिखा। ये आप यूट्यूब पर भी सर्च करके देख सकते हैं। किसने बांसुरी बजाई, ये उनका गीत है। वे बहुत लोकप्रिय हुआ जानकी वल्लभ शास्त्री जी का। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा। वे उन थोड़े से कवियों में रहे जिन्हें हिंदी कविता में पाठकों से बहुत मान सम्मान मिला। मतलब वे बहुत ही जिस समय थे उस समय बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान मिलता था, लेकिन वे भले उतना प्रसिद्धि नहीं पाई, लेकिन मान सम्मान उनके लेखक से बहुत मिलता था। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का काव्य संसार बहुत ही विविध और व्यापक है। वे अधिकतर काव्य लिखते थे बहुत ही विविध और व्यापक रूप से। प्रारंभ में उन्होंने संस्कृत में कविताएं लिखी, फिर महाकवि निराला की प्रेरणा से हिंदी में आए। ये निराला कवि जानते होंगे, इन्हीं की प्रेरणा से जानकी वल्लभ शास्त्री जी हिंदी कविता या कहानी लिखने लगे। पहले वे लिखते थे संस्कृत में। उन्हें पशुओं का पालन करना बहुत ही पसंद था। उनके यहाँ दर्जनों गौएं, सांड, बछड़े तथा बिल्लियाँ और कुत्ते थे। पशुओं से उन्हें इतना प्रेम था कि गाय क्या बछड़ों को भी बेचते नहीं थे और उनके मरने पर उन्हें अपने आवास के परिसर में दफन करते थे। उनका दाना पानी जुटाने में उनका परेशान रहना यह स्वाभाविक था। तो उनके बारे में यह था, वे पशु पक्षी से प्यार करते थे। जब पशु पक्षी की भी मृत्यु हो जाती थी तो वह बहुत रोते थे और ऐसा हालत महादेवी वर्मा जी की भी थी। तो जानकी वल्लभ शास्त्री जी के द्वारा कुछ बातें जान ली। यहाँ पर मेन 2-3 बात है। जन्म, मतलब पिताजी का नाम, पत्नी का नाम और मृत्यु कब हुआ था वे, और बाद बाकी पुरस्कार तो जान ही चुके हैं। राजेंद्र शेखर पुरस्कार, शिव पूजन सहाय पुरस्कार। अब हम इनके कविता जो मेरे पथ में न विराम रहा उस कविता के बारे में हम अब जानते। सबसे पहले देख लेते मेरे पथ में विराम न रहा वो कब कब पूछा गया। तो जानते हैं हर साल अब बीच कर के पूछता ही है। तो देख सकते हैं जैसे 2015 के यहाँ पर देख रहे हैं, 2015 में पूछा गया था। ये 2015 की हिंदी सब्सिडियरी है। तो देख सकते मेरे पथ में न विराम रहा। कविता का भावार्थ लिखिए। तभी जो बताएंगे उससे भावार्थ आप आराम से लिख सकते हैं। 2016 के इस साइड क्वेश्चन है। तो 2016 में नहीं पूछा गया था। इधर देख सकते पुष्प की अभिलाषा, भारतवर्ष फहराता है आज तिरंगा शीर्षक कविता का भावार्थ प्रस्तुत।
कीजिए। तो इसमें नहीं पूछा गया था। अब 2017 में देख लेते, ये सब 2017 का क्वेश्चन है। तो इसमें तुम गा दो मेरा गान, जनतंत्र का जन्म, मेरे पथ में विराम न रहा। तो ये पूछा हुआ है, देख रहे हैं हर बार एक साल अब्सेंट कर करके पूछता है। फिर इस साइड देख लेते, पुष्प के अभिलाषा, भारतवर्ष फहराता आज तिरंगा। इसमें नहीं पूछा। तो 2019 में पूछा हुआ, देख सकते हैं यहाँ पर पूछा हुआ है, एक साल अब्सेंट कर करके पूछता है, मेरे पथ में न विराम रहा, तुम गा दो, या जनतंत्र का जन्म। अब 2020 में शायद नहीं पूछा होगा, देखते हैं। तो नहीं, ये पूछा हुआ है, फहराता है आज तिरंगा, भारतवर्ष, पुष्प की अभिलाषा। तो नहीं पूछा। अब हम इस चैप्टर के मेन आ जाते हैं। तो ये जान चुके हैं, ये है प्ले लिस्ट में, आप देख सकते हैं। अगर नहीं मिले तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको लिंक में, मतलब उस, आप कमेंट करेंगे तो रिप्लाई में आपको भेज देंगे सारे चैप्टर 50 नंबर का प्लेलिस्ट। तो बहुत ही इजी से आप कमेंट कर सकते हैं, और नहीं तो आसानी से प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ये सभी पाठ पढ़ चुके हैं। अभी जान रहे हैं मेरे पथ में न विराम रहा, और आज रात 9-10 बजे तक जनतंत्र का जन्म भी अपलोड हो जाएगा। और इस प्रकार से ये पूरे चैप्टर समझ ही लीजिए हो गया हुआ है। तो अब शुरू करते हैं। मेरे पथ में न विराम रहा। तो ये पूछता है, मेरे पथ में न विराम रहा कविता का सारांश लिखे। तो मैंने बहुत ही कोशिश किया इस कविता को ढूंढने का। मैंने यूट्यूब पर सर्च किया या गूगल पर, क्रोम पर, हर जगह पर इस कविता खोजा पर नहीं मिला, इसलिए इसी से जान लेते हैं। तो मेरे पथ में न विराम रहा, नाम से क्या पता चला इस कविता का। पहले मेरे पथ, पथ मतलब होता है रास्ता, यहाँ पर पथ का मतलब है जीवन की रास्ता। तो वे जीवन जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसमें कभी भी विराम नहीं रहा, ठहराव नहीं है, वे हमेशा अपने पथ पर चलते रहे। तो चलते रहने का मतलब, इसे आप इस बात को समझकर आप खुद से लिखेंगे 2 लाइन, तो वही इनके द्वारा लिखा गया था, ऐसा ही बात। तो इनके द्वारा यहाँ पर है सारांश। यहाँ पर हम जानेंगे कि मेरे पथ में न विराम रहा आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री जी की एक श्रेष्ठ रचना है। यह बहुत ही श्रेष्ठ रचना है, मेरे पथ में न विराम रहा। इसके शीर्षक से ही ऐसा आभासित होता है कि सतत, सतत मतलब होता है लगातार, लगातार जागरूकता एवं गतिशीलता ही जीवन के मूल मंत्र है। तो ये बात सही है, ऐसा हम लोग को जीवन में रहना चाहिए कि हमेशा जागरूकता और गतिशीलता रहना चाहिए, जागरूक और गतिशील रहना चाहिए, यही जीवन का मूल मंत्र है। अपने जीवन की मंजिल की ओर बढ़ने वाले या अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निकले राही को सदा ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर आप मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, आपका जो मंजिल है कि मुझे ये चीज़ करना है, वहाँ तक तय करना है, ये सपना पूरा करना है, तो वो एक तरीके से मंजिल हो गया। तो उसी मंजिल की ओर बढ़ने वाले या जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निकले राही, सदा ही आगे उसको बढ़ते ही रहना चाहिए। अगर वह रास्ते में रुक गया, थक गया, तो अपनी मंजिल तक नहीं जा सकता है। गतिशीलता की जीवंत ऊष्मा से ही हम अपने ललाम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके पथ की कठिनाइयों से जूझना पड़ता है, शास्त्री जी अन्यत्र भी लिखा है। इस कविता के अलावा अलग भी लिखे हैं, मतलब ये बात की, जूझो भी, क्यों भागे जाते हो जीवन से, तन से न शांति मिलती है मन। तो इस प्रकार से इन्होंने इतनी सुंदर बात लिखे हैं। ये कहते हैं कि आप अगर गतिशीलता रहना चाहते हैं तो ये सभी कर सकते हैं, अपनी जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, जो भी आपका एम है, लक्ष्य है। तो इसके लिए आपको बहुत ही कठिनाइयों से जूझना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने लिखे हैं कि जूझो भी, क्यों भागे जाते हो जीवन से, तन से न मिलती है, मन से मन है, मिलती है मन। तो कवि का कथन, मेरे पथ में कभी भी स्थिरता नहीं आई, न तो ठहराव हुआ और विराम है। मेरे जीवन में न ठहराव है न विराम है। आठों पहर कुछ और आगे बढ़ जाने की लालसा उसके मन को उद्वेलित करती रही। उद्वेलित मतलब प्रेरणा, एक तरीके से होता है, प्रेरणा उसको हमेशा करती रही। उनके जो आगे बढ़ जाने की लालसा है, जो इच्छा है कि मुझे हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ना है, इस लालसा से वे हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहे। उसे हर समय कुछ दूर बढ़
चलने की लालसा प्रेरित करती रही है। आगे बढ़ने की प्रेरणा उसके अंतःकरण से तो मिलती ही है, बल्कि पर्वत की चोटी पर बैठी चिड़िया भी उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहती है। तो अगर कहीं पर पक्षी भी कहीं पर किसी वृक्ष पर बैठी हुई है तो कवि को उससे भी देखकर कह सोचते हैं कि मुझे पक्षी भी प्रेरणा कर रही है कि आगे बढ़ो। जब तक जीवन के मूल मंत्र नहीं मिल जा, लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो जाए, तब तक बढ़ते रहो। तो उसे प्रेरणा पक्षी भी देती है कि हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। और यह भी बात सही है। एक फिल्म में कहा गया है कि अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं और आप अपनी दिल से शिद्दत से उसमें आप लग जाते हैं तो आपके मदद करने के लिए प्रकृति के हर वस्तुएं भी आपको साथ देती है। तो ये बात सही है। इसलिए यहाँ पर हमेशा आप आगे बढ़ते रहेंगे अगर आप लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तो। सुविस्तृत सागर में उठने वाली लहरें सदैव उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहती है। चाहे सागर में भी जो लहर उठती रहती है उसे भी आगे बढ़ने की लालसा देती रहती है। वह भी लौटो मत, आगे बढ़ो बढ़ो कहकर उसे उत्प्रेरित करती रहती है। कवि सदैव अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा है। उसके पथ में आंधियाँ आई, अंधेरा छाया रहा, विपरीत स्थितियाँ भी आती रही, लेकिन कभी भी उसकी हिम्मत पस्त नहीं हुई। इतना सारा मुश्किल आई, मतलब वे कभी आंधी आ जाती थी उनके रास्ते में, कभी छाया। आंधी मतलब कह सकते हैं कि कभी कभी कोई घटना हो जाता है जिसके कारण हम लोग दम तोड़ देते हैं कि अब मुझसे ये काम नहीं होगा। तो इस तरीके से कभी आंधियाँ आई, कभी अंधेरा छाया आया, मतलब कोई दुर्घटना होने के कारण मन पूरा मायूस हो जाना। फिर भी वे ऐसी स्थिति में भी अपने सदैव लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा कवि। तो फिर उसके बाद है कि चाहे विपरीत परिस्थितियाँ आती रही लेकिन कभी भी उसकी हिम्मत पस्त नहीं हुई। हमेशा उन्होंने हिम्मत से आगे बढ़ी। उसकी गति अनुकूल हो या प्रतिकूल सभी स्थितियों में ही रही, मतलब एक समान ही रही, एक ही जैसी रही। चाहे स्थितियाँ कैसे भी आ जाए, मन को खुश कर देने वाला रहे या मन को दुख कर देने वाला, वो हमेशा एक ही समान से गतिशीलता अपने जीवन पर चलते रहे। वह कभी भी पल भर के लिए पस्त हिम्मत से होकर नहीं रुका। वे कभी भी रुके नहीं। वे हमेशा जीवन में कैसी भी परिस्थितियाँ आए, कैसी भी कंडीशन आए, वे हमेशा अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ते रहे। उसका काम तो वही कहना था कि शिखर आ गया, महासिंधु आ गया, जहाँ उसे लक्ष्य की उपलब्धि हो जाएगी। दिनकर ने भी लिखा। तो इन्होंने उसका काम तो वही कहना था कि जब शिखर आ जाए, महासिंधु आ जाए, तो वहाँ उपलब्धि उनकी हो जाएगी। लेकिन क्या कभी शिखर आता है कोई चीज़ का, या महासिंधु आ गया? तो इस प्रकार जीवन में जब तक जीवन है हमेशा आगे बढ़ते रहे, अच्छे की कामना करते रहना चाहिए। और दिनकर जी ने भी यहाँ पर खूब लिखी है अच्छी बात की समय मांगता मूल्य मुक्ति का, देगा कौन मांस की बोटी, पर्वत पर आदर्श मिलेगा, खाए चलो घास की रोटी। इतना सुंदर बात लिखे हैं कि समय हमेशा हमेशा मांगता है मूल्य, मतलब आपका मुक्ति छुटकारा का मूल्य मांगता है समय, कि आप अपने आप से कब छुटकारा देंगे, आप कब। तो ऐसी मूल्य मांगता है समय। फिर आपको कौन देगा मांस की बोटी, आप मांस अगर खाना चाहते तो उसकी बोटी कौन देगा, ये आपको समय ही देगा। पर्वत पर आदर्श मिलेगा, पर्वत पर आप पहुंचकर, पर्वत मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि जीवन के बहुत ही अत्यंत ऊंचाई, जब बहुत ही आगे आप बढ़ चुके होंगे तो पर्वत आएगा एक समय। तो उस पर्वत रूपी जीवन पर आपको आदर्श मिलेगा। तब तक आपको खाए चलो घास की रोटी, तब तक आपको जो भी कुछ खाना पीना मिले आप उसे खाकर ही उस आदर्श पर्वत की ओर बढ़ते रहना चाहिए। इतनी सुंदर बात दिनकर जी ने लिखे हैं। कवि के जीवन पथ में कभी विराम नहीं रहा। उसकी नज़रें नीची नहीं, अपने आस पास नहीं, पर्वत की उन्नत चोटी पर गड़ी हुई है। इस प्रकार से हम लोग के जीवन में भी रहना चाहिए कि अगर आप अपने लक्ष्य की ओर देखते तो आप नीचे की ओर देखेंगे नहीं, हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहने की कामना करेंगे और हमेशा आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे। पर्वत पर आरोहण करने के क्रम में नीचे गिरना भी एक शान है।
ये बात सही है। कैसे है? जो ऊपर नहीं चढ़ेगा वह गिरेगा क्या। ये भी बात इतना सुंदर है। अगर कोई पर्वत पर चढ़ता है, नीचे भी अगर वह गिरता है कुछ समय के लिए, तो वह भी एक तरीके से शान होता है। जो आगे जीवन में आप नहीं बढ़ेंगे तो फिर पीछे कैसे आ सकते हैं। तो एकदम थोड़ा थोड़ा कभी किसी के कारण, कभी कोई कंडीशन स्थिति के कारण हो जाता है, पीछे आ जाते हैं कोई चीज़ के कारण, तो ये तो खैर प्राकृतिक है। लेकिन ऐसी तो वही कहते, जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। लक्ष्य किनारा पाने के क्रम में लहरों के बीच तिरोहित होकर मर जाना भी एक मर्यादा है। अगर इस प्रकार से यहाँ पर मतलब यहाँ पर एक अगर कोई लहर चल रहा है और उसके बीच में आप पार करना चाह रहे हैं, अगर उसमें आप नहीं भी उसके पार कर सक, मतलब तिरोहित होकर मर जाना भी एक तरीके से बहुत ही इज्जत वाला काम है, मर्यादा वाला काम है, बहुत ही सुंदर काम है। तो ये तो कभी सभी परिस्थितियां हम लोग को पार करना ही है जीवन में। कवि को अपनी तिरोहित हो जाने से किसी तरह की चिंता नहीं, लेकिन उसका अंतः मरमर करता रहता है कि आगे वाले जग में उसको जाने वाला ही नाम रहेगा। एक दिन जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो आने वाले लोग उसकी गतिशीलता एवं हिम्मत की चर्चा करेंगे। आज ये बात इतनी खूबसूरत है कि आगे हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। जैसे हम ये सभी जानते हैं कल्पना चावला जी को, वे जीवन में मतलब सफलता प्राप्ति होने के लगभग 15 7 16 मिनट पहले ही वे मतलब किसी दुर्घटनाग्रस्त, जो एरोप्लेन या रॉकेट जो कहें वही हो गया, तो वे मरकर भी आज हम लोग के साथ इतना अमर है। तो ऐसे ही बात कभी कहते हैं कि जब मुझे मृत्यु भी हो जाएगी तो मुझे जानकर बहुत लोग आगे बढ़ेंगे, उसके पास हिम्मत आएगा अगर ऐसी स्थिति में मर जाएंगे भी तो इतनी सुंदर बात यहाँ पर हम लोग के जीवन में कहते हैं कि कभी कहते हैं मेरे पथ में न विराम रहा। तो इस प्रकार से सारांश लिखने के रहते इतना सारा बात है, तो आप कुछ भी करके 2-2.5 पेज में लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा। अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा कि मेरे पथ में न विराम रहा शीर्षक कविता की समीक्षा करे, या मेरे पथ में न विराम रहा कविता का मुख्य भाव स्पष्ट करे। मेन भाव क्या था, समीक्षा मतलब उसकी अच्छाई बुराई क्या है, तो वो बताना है। तो मेरे पथ में न विराम रहा शीर्षक कविता आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री की एक श्रेष्ठ रचना है। जन्म से मृत्यु तक कालखंड जीवन कहा जाता है। कालखंड जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय को ही कालखंड जीवन कहा जाता है। इस जीवन के क्रम में कई तरह की बाधाएं आती हैं, परेशानियां आती हैं। कुछ लोग जीवन की कठिनाइयों से भयभीत होकर पराजित हो जाते हैं, मतलब हार मान लेते हैं कि जीवन में बहुत ही कठिनाई आने वाली है, अब मुझे हार जाना है। तो कुछ अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। लक्ष्य की प्राप्ति कभी भी आसानी से नहीं होती। सफलता के शिखर पर चढ़ने के लिए संकट के बादलों से जूझना पड़ता है। जब आगे हम सफलता होना चाहेंगे तो उससे पहले बहुत ही संकट के बादल आएंगे, बहुत अलग अलग तरह के खराब स्थितियां आएगी, उससे भी आपको जूझना पड़ेगा। आदमी वह होता है जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपनी हिम्मत कायम रखता है। अनुकूल मतलब कह सकते हैं फेवरेबल कंडीशन, और प्रतिकूल मतलब अनफेवरेबल कंडीशन। ये दोनों कंडीशन आए, फेवरेट भी आए चाहे अनफेवरेट आए, चाहे हर स्थितियों में आप अपनी हिम्मत कायम रखेंगे, सदैव आशावादी बना रहेंगे, तो वही असली आदमी होता है। सतत जागरूकता और गतिशीलता ही जीवन की सफलता का मूल मंत्र है। हमेशा जागरूक और गतिशीलता आप है तो यही जीवन का मूल मंत्र है। आपको कभी थक कर बैठना नहीं, हमेशा जीवन में काम करना है कुछ न कुछ। शास्त्री जी ने अपनी कविता जीना भी एक कला है, ये उनका एक कविता है, उनमें ये बात लिखे हैं कि अजी शिखर पर जो चढ़ता है तो कुछ संकट झेलो, चुभने दो 2-4 खार जी भर गुलाब फिर ले लो, तनिक रुको क्यों हो हताश, दुनिया क्या भला भला है, जीना भी एक कला है। तो इतना सुंदर यहाँ पर भी बात बोले कि
अजीत शिखर पर जो चढ़ता है तो कुछ संकट झेलो। अगर आप शिखर पर चढ़ रहे हैं तो कुछ तो संकट झेलिए। चुभने दो दो चार खार भी, अगर दो चार कांटा भी आपको चुभेंगे फिर तो आप का गुलाब ही लेने वाले हैं। तनिक रुको, क्यों हो हताश, दुनिया क्या भला भला है। मतलब एकदम थोड़ा रुको लेकिन हताश मत होना। दुनिया क्या भला भला है, जीवन जीना भी एक कला है। दुनिया को आप कोई भी आप सोच सकते हैं ये रुकावट पैदा करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, जीना भी एक कला है। तो आप जीवन जिए तो एक तरीके से कला की तरह है। तो इस प्रकार से यहाँ भी एक बात है। तो इसके बारे में यही लिखे हुए कि कवि का जीवन सदैव गतिशील रहा है, उसके पथ में कभी भी ठहराव नहीं आया। कुछ दूर आगे बढ़ जाने की साथ उसके मन को सदैव आंदोलित करती रही। आठों याम यानी कि आठों प्रहर आगे बढ़ने की ही तमन्ना उसके मन में रही। कवि का मन एक उन्मुक्त पंछी की भांति है, एक तरीके से एकदम मुक्त पंछी की भांति है। वह उन्मुक्त गगन का विहारी है, जो एक उन्मुक्त मतलब बंधनहीन, मतलब कोई भी उसको, वह एकदम स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, वैसा उनका मन है। और वह एक ऐसी पक्षी की तरह है जो आकाश की ओर विहारी मतलब होता है भ्रमण करते चाहे घूमते हैं, ऐसी उनकी मन है। उनका मन पिंजर बंद नहीं है, उनका जो मन है वह पिंजरा में बंद नहीं है, बल्कि खुले आकाश की ओर विहार करते हैं, भ्रमण करते हैं, घूमते हैं। गति और गति ही उसके जीवन का मूल मंत्र है। शिव मंगल सिंह सुमन के शब्दों में यह कहा गया। शिव मंगल सिंह सुमन भी एक कवि हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर है कि ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। मतलब ऐसे थे अरमान की उड़ते, वे कवि कहते हैं शिव मंगल सिंह सुमन जी की ऐसे थे अरमान की उड़ते, मतलब मेरा अरमान ऐसा था कि नीले नभ की सीमा पाने, जो नीला नभ मतलब आकाश है, मेरा अरमान यह है कि जो आकाश है उसको सीमा पाकर नीले किरण सी चोंच खोले, और लाल किरण जो है उसके तरफ चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने, उसको चुगने मतलब उसके पास जाने की कोशिश करते, जो आकाश की ओर है उसकी ओर उड़ते। तो इस प्रकार से यही बात है कि अब यहाँ पर फिर है कि कवि सतत गतिशीलता है, इस गतिशीलता की प्रेरणा उसे पर्वत की चोटी पर बैठी चिड़ियों से मिलती है, जो सदैव उसे चढ़ो चढ़ो की प्रेरणा देती रहती है। सागर की लहरें सदैव उसे बढ़ने की प्रेरणा देती है, लौटने के लिए मना करती है। इन प्रेरणाओं से होकर कवि सदैव जीवन पथ पर आगे बढ़ता रहा है। उसकी हिम्मत कभी भी पस्त नहीं हुई है। उसे ऐसा लगा कि जब शिखर उसके समक्ष है, कवि अपनी मंजिल की प्राप्ति के लिए सतत आगे बढ़ता रहता है। तो ये बात पहले ही जान चुके, दोनों क्वेश्चन का आंसर लगभग एक ही समान है, बस एग्ज़ाम में पता करना कि कैसा देता है। ये बताएंगे कि लिखने का तरीका जो कुछ आता है वो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। फिर है कि नैराश्य मतलब निराश एवं हताश का भाव कवि में नहीं है, विपरीत परिस्थितियों में भी वह चलता रहा है। मशाल बुझ गई, हाथ से छूट गई तो इससे क्या, वह कभी निराश नहीं होता। पथ के श्रम से उसे निराशा होती है, लेकिन पर्वत शिखर से चिड़िया एवं सागर की लहरें उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहती है। दिनकर ने भी खूब लिखा है, वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्यों भाई, मंजिल दूर नहीं है। तो वह प्रदीप जो दिख रहा है, प्रदीप मतलब कहीं पर दिया जो जल रहा है, वह हम लोगों को दिख रहा है। ऐसा पूरे जीवन से यहाँ पर बात तुलना की गई हुई है कि हमारे जीवन में जो लक्ष्य है वह एक तरह से दीप की तरह है। वह लक्ष्य जो दिख रहा है वह एक दिया की तरह है, झिलमिल दूर नहीं, उसके पास जाकर रोशनी में जाएंगे तो वह दूर नहीं है, लक्ष्य को पालेंगे तो वह हम लोग से दूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्यों भाई, फिर भी कहते हैं हम लोगों से कि थक कर
बैठ गए क्यों भाई, मंजिल दूर नहीं है, थक कर हम लोग को बैठना नहीं है, उसे उस मंजिल तक जाकर पहुंचना ही है। तो फिर वही कहते हैं, कवि का मानना है कि अगर हमारा लक्ष्य पर्वत की चोटी पर चढ़ना है तो पर्वत से गिरना भी एक शान है। लक्ष्य किनारा पाने के प्रयत्न में लहरों के बीच मर जाना ही सार्थक मृत्यु है। अगर पर्वत से गिरना तो शान है ही, लक्ष्य किनारा पाने के प्रयत्न में अगर आप किसी लहर में तैर रहे हैं, आप किनारा पाने के क्रम में आपकी मृत्यु भी हो जाती है, वह भी एक तरीके की सार्थक मृत्यु है कि आप अपने जीवन से लड़ते हुए मरे। ऐसे नहीं ना है कि आप आराम से है बैठे हुए और उस प्रकार मृत्यु हो जाए। तो इस ऐसी मरने से फायदा है कि आप जीवन में हमेशा गतिशीलता रहे। इस कविता में कवि ने स्पष्ट किया है कि गति ही आदमी को जीवंतता प्रदान करती है। अगर आप गतिशीलता है तो इसी से आपको पता चलेगा आप जीवित है। अतः व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में गतिशीलता का त्याग नहीं करना चाहिए और न जीवन के पथ में विराम चिन्ह ही बन जाना चाहिए। कृष्ण जीवन भट्ट ने भी लिखा है, राही होना तनिक उदास, होना तनिक उदास, प्रगति जीवन है अगति में मरण का है वास। इतना सुंदर ये भी बात लिखी है, राही होना तनिक उदास। मतलब कृष्ण जीवन भट्ट जी ने कहते हैं कि हम लोग को उदास नहीं होना है, थोड़ा भी उदास नहीं होना है। प्रगति जीवन है, अगर हम लोग गतिशीलता है तो यही हम लोग का जीवन है। और अगति मतलब होता है अगर गति नहीं है तो हम लोग इसी में, अगर हम लोग रुक गए तो इसी में है मरने का वास, इसी में मृत्यु हम लोग को रहती है। तो इतना सुंदर यह बात था। तो इस प्रकार से दोनों तरीके से पूछ सकता है। तो अब हम लास्ट चैप्टर में मिलते हैं आज। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यही जानेंगे जनतंत्र का जन्म।